नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 17 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो सैटरडे है, तो दो इश्यूज आज इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित। काफ़ी रेयर होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब राष्ट्रपति 143 आर्टिकल में दी हुई पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगते हैं। बहुत रेयर होता है, हम सिर्फ लक्ष्मीकांत में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हमारे सामने ही हो रहा है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर इलिसिट लिकर का जो आर्टिकल है, पंजाब के अमृतसर में हादसा हुआ, 21 लोगों की जान चली गई। पावरफुल आर्टिकल है ये भी, जो सिस्टम को एक्सपोज करता है कि ऐसे हादसे हर 3-4 महीने में होते हैं। सिर्फ स्टेट का नाम बदलता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हादसे होते रहते हैं। कौन दोषी है? पूरा इकोसिस्टम दोषी है। तो डिटेल से इस इशू को भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो एडिटोरियल है, किसी राइटर ने नहीं लिखा है, न्यूज़पेपर खुद लिखती है। साइड में दो छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर का एडिटर लिखता है। समझ गए? इंडियन एक्सप्रेस में 3 होते हैं, द हिंदू में 2 होते हैं। तो क्या है ये पूरा इशू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से संबंधित? इसको देखो पूरा टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले देखो, आपको ना आर्टिकल 143 के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो कंसेप्ट है ना, हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट जब चाहें किसी मैटर पे ना सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन या फिर एडवाइस मांग सकते हैं, और इसे ही बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मतलब प्रेसिडेंट को कुछ डाउट है, कुछ एडवाइस लेनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, उनकी ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये प्रेसिडेंट को अधिकार मिला है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। इसके बाद देखो आर्टिकल 143 ना फर्दर भी डिफाइंड है। 2 इश्यूज पे प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मांगी जा सकती है। एक तो देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मतलब देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे ना, तब मान लीजिए कोई कन्वेंशन साइन हुई थी, तब का कोई लॉ या ट्रीटी है, तो उन सब पे राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन या एडवाइस मांग सकते हैं। और इन केसेस में देखो सुप्रीम कोर्ट को ना, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ही होती है, ये मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि भैया हम नहीं राय देंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, उनको राय देनी ही होगी। दूसरी कैटेगरी आती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की। देश का संविधान बन गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद के जो इश्यूज है ना, उस पर भी प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन वगैरह मांगी जा सकती है। लेकिन देखो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है। सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर प्रेसिडेंट ने जो ओपिनियन मांगी है, वो उस पर ओपिनियन देनी है या नहीं देनी है। फ्रेंड्स समझ गए? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, राय देनी ही होगी, राष्ट्रपति ने मांगी है तो। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे राय मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है भाई नहीं मूड है, मैं नहीं दूंगा राय, बात खत्म। अच्छा एक बात, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है, जो ओपिनियन दी है, जो एडवाइस दी है, क्या वो एडवाइस, वो ओपिनियन बाइंडिंग होगी? वो माननी पड़ेगी फिर राष्ट्रपति को या फिर सरकार को? आंसर है नो। सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है वो सिर्फ राय है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तरह वो बाइंडिंग होगी, नहीं, बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है, उसका ना थोड़ा लीगल और मोरल वेटेज होता है। लीगल वेटेज मतलब भाई सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है, तुम ये नहीं मान रहे हो, बाइंडिंग नहीं है कानून के हिसाब से, लेकिन लीगल वेटेज है, मोरल वेटेज है। चलो ये हमने आर्टिकल 143 को डिटेल से समझ लिया। अब देखो कंटेक्स्ट ये है, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत एक इशू पे ना सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है, ओपिनियन मांगी है। 14 क्वेश्चंस राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। आप बोलोगे सर कौन से इशू पे क्वेश्चन पूछे हैं? गवर्नर के इशू पे। 14 क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूरी टाइमलाइन समझिए।
क्या है पूरा मामला। देखो तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु की सरकार और गवर्नर के बीच में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। लड़ाई की जड़ ये था, तमिलनाडु की असेंबली ने ना 10 बिल पास किए और बिल पास करके गवर्नर के पास में भेज दिए। गवर्नर के पास में देखो अब आर्टिकल 200 के तहत ना 4 ऑप्शंस थे कि तमिलनाडु के असेंबली ने बिल पास करके भेजे हैं, तो उनके पास में ना 4 ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन ये था, एसेंट दे दो, एसेंट दे दो, बिल पे सिग्नेचर करके भेज दो। दूसरा ऑप्शन गवर्नर के पास में था, मना कर देना, विदहोल्ड कर देना कि नहीं भैया ये बिल पे साइन नहीं करूंगा। तीसरा था वापस लेजिस्लेचर के पास में भेज देना, यानी रिकंसिडरेशन। और चौथा था गवर्नर के पास में कि बिल को मैं प्रेसिडेंट के पास में भेजता हूं। 4 ऑप्शंस थे, लेकिन गवर्नर जो थे तमिलनाडु के, वो थोड़े थे स्मार्ट टाइप के। वो बिल को मारना चाहते थे, किल करना चाहते थे, स्लो किल, धीमा धीमा जहर। तो उन्होंने धीमा धीमा जहर बिल को कैसे दिया, बिल पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया। अब देखो एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। पहले साल में ही 3, मान लीजिए पहले साल में ही बिल्स भेज दिए असेंबली से पास करके गवर्नर के पास में, लेकिन 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, गवर्नर ने कोई फैसला ही नहीं लिया। इन चारों में से किसी ऑप्शन को यूज नहीं किया, कोई फैसला ही नहीं लिया। तो ये क्या है, ये है स्लो किल। धीरे धीरे बिल्स को आप जहर देके मार रहे हो, उन पे कोई फैसला ही नहीं ले रहे हो। ये ना हमारे संविधान में एक लूप होल है। लूप होल कैसे है, आर्टिकल 200 में ये तो बता दिया गया है गवर्नर के पास में ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 4 ऑप्शंस कितने टाइम में यूज करने हैं। अब तमिलनाडु की सरकार पूछे गवर्नर से कि भैया जो बिल हमने पास करके भेजे हैं उन पे फैसला लो। वो कह रहे हैं हाँ सोच रहे हैं, लेकिन फैसला ही नहीं ले रहे, फैसला ही नहीं ले रहे। तो तमिलनाडु की जो सरकार है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में कि देख लो जी, ये तो फैसला ही नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ना एसेंट दे रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस इशू पे दिया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई तुमने तो मजाक बना लिया, ये हम ना एक टाइम लिमिट सेट करते हैं, टाइम लिमिट सेट करते हैं 3 महीने। 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को ना फैसला लेना होगा बिल पे, या तो एसेंट देना होगा, या फिर बिल को रिजेक्ट करना होगा, या फिर वापस लौटाना होगा। और अगर गवर्नर जो है बिल को वापस लौटाते हैं लेजिस्लेचर के पास में, और लेजिस्लेचर पास करके फिर से अगेन बिल भेज देता है गवर्नर के पास में, तो फिर गवर्नर को 1 महीने के अंदर अंदर अपनी एसेंट देनी होगी। और अगर गवर्नर बिल भेजना चाहते हैं प्रेसिडेंट के पास में, तो भी आर्टिकल 201 के तहत 3 महीने के अंदर अंदर बिल को राष्ट्रपति के पास में रेफर करना पड़ेगा उनकी एडवाइस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ना संविधान के आर्टिकल 142 का यूज किया इस जजमेंट को देने के लिए। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 142 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के लिए। मतलब कुछ भी कर सकता है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ सकती वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। ये आर्टिकल 142 बहुत खतरनाक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अथाह पावर दी गई है, एक प्रकार से ब्लैंक चेक दे दिया कि भाई आप कुछ भी करो जस्टिस इंश्योर करने के लिए। चाहे आप एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस जाओ, चाहे लेजिस्लेचर के डोमेन में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, लेकिन जस्टिस इंश्योर करो। लेकिन इसी आर्टिकल को हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के तहत, और इसका मिसयूज भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज किया है, ऐसा बोला गया। मिसयूज कैसे किया गया, मिसयूज देखो ऐसे किया गया कि संविधान में ना टाइमलाइन नहीं लिखी गई है कि कितने महीनों के अंदर अंदर गवर्नर को फैसला करना है। 2 जजेस की बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, तो उन्होंने तो एक प्रकार से संविधान ही लिख दिया। संविधान कैसे लिख दिया, क्योंकि टाइमलाइन की बात संविधान में लिखी नहीं हुई और इन्होंने टाइमलाइन लगा दी, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली उन्होंने संविधान ही लिख दिया। तो इसी वजह से बोला गया कि ये आर्टिकल 142 के तहत इनको पावर जो मिली है उसका अथाह मिसयूज इन्होंने किया है। और इवन तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया, मान लीजिए गवर्नर 3 महीने के अंदर अंदर फैसला नहीं करते हैं, तो फिर या फिर प्रेसिडेंट एक टाइम लिमिट के अंदर फैसला नहीं करते हैं, तो फिर इनके साइन की जरूरत नहीं है, वो बिल अपने आप लॉ बन जाएंगे।
मतलब समझ रहे हो, ये तो रेयर चीज हो गई कि कोई बिल जो है वो लॉ बन जाएगा गवर्नर और प्रेसिडेंट के साइन के बिना ही। बहुत रेयर मूव हो गया है। ऐसा बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि टाइम लिमिट के अंदर साइन नहीं किया तो फिर वो अपने आप लॉ बन जाएंगे। राइटर देखो एक बात ये भी बोलते हैं, आइडियली ना जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे फैसला लेना होता है ना तो 5 जजेस की बेंच होती है, लेकिन ये जो फैसला दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सिर्फ 2 जजेस की बेंच ने लिया और इस वजह से भी इसको चैलेंज किया जा रहा है। एक क्रिटिसिज्म यहां पे देखो ये भी है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है वो हार्म हुआ है। यहां पे कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने एक प्रकार से कानून ही बना दिया, संविधान ही लिख दिया यहां पे। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है उसका वायलेशन हुआ है। इवन प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो डिस्क्रिशन मिली हुई है संविधान में उसको खत्म कर दिया गया है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि आर्टिकल 361 के तहत ना, आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को जो इम्यूनिटी मिली हुई है ना उसका भी वायलेशन हुआ है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? पहला क्रिटिसिज्म सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट का वायलेशन हुआ है। दूसरा, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के डिस्क्रिशन को खत्म कर दिया गया है। तीसरा, आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटी मिली है उसको वायलेट किया गया है। और नेक्स्ट, सिर्फ 2 जजेस की बेंच ने संविधान लिख दिया, ये भी गलत है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद में ना अब राष्ट्रपति ने क्या किया है, ये क्या है, ठीक है चलो, ये नीचे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ना राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए ना 14 क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। कौन से ये 14 क्वेश्चंस हैं? ये सारे क्वेश्चंस राष्ट्रपति ने ना सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंतर्गत। जैसे गवर्नर के पास में क्या ऑप्शंस है आर्टिकल 200 के तहत, क्या गवर्नर बाउंडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से, क्या गवर्नर के जो डिसीजंस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यहाँ पे आर्टिकल 361 की इम्यूनिटी कैसे अप्लाई होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट इम्पोज कर सकता है अगर संविधान में नहीं लिखी हुई है, तो क्या राष्ट्रपति का रोल रिव्यू किया जा सकता है आर्टिकल 201 के तहत। ये सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल देखो ऐसे ना 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर होता है, समझ गए, बहुत टाइम बाद होता है। तो अब जो ये इशू है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के आर्टिकल में देखो ये भी बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस से ही काम करते हैं ना, मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से राष्ट्रपति काम करते हैं। तो अब आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो सुप्रीम कोर्ट का ना जजमेंट वैसे अच्छा था, क्योंकि कई सारे राज्यों में देखा जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें थी ना, जानबूझ के गवर्नर जो हैं वो टकरा रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पे खास करके अपोजिशन की सरकारें हैं, बिल को पास ही नहीं करते, बिल को लटका के रखते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत सही जजमेंट था, सही टाइम पे आया, क्योंकि गवर्नर ने बहुत तंग कर लिया था सरकारों को। तो ये डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था कि चुनी हुई सरकार की नहीं चल रही है, वो अपनी मर्जी से बिल नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, अपनी मर्जी से अपॉइंटेड एक पर्सन जो है उनको काम नहीं करने दे रहा है। तो इस वजह से जजमेंट तो अच्छा था। लेकिन अब जिस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से राष्ट्रपति ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी है, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को तंग करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है, यह आर्टिकल में कहा जाता है। तो कुल मिला के देखो, इशू पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें नहीं डिस्कस करना, लेकिन पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इलिसिट लिकर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अक्सर ना हम ये खबरें सुनते रहते हैं, इलीगल शराब पीने की वजह से 20 लोगों की जान चली गई, 15 लोगों की जान चली गई। हर बार देखो, हर 3-4 महीने में हम ऐसी खबर सुनते ही सुनते हैं। बस स्टेट का नाम बदल जाता है, जगह का नाम बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन खबरें कांस्टेंट हैं। क्या हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया है इस इलीगल शराब के धंधे को रोकने में? कम से कम देखो अभी तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल बेसिक्स के साथ इस आर्टिकल को मैं कवर करूंगा।
ये तो द हिंदू का है, पॉइंट वाइज फॉर्म में मैं कवर करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मुझे एक बात बताओ, इलिसिट लिकर का मतलब क्या होता है? इलिसिट लिकर का मतलब होता है इलीगल तरीके से बनाई हुई शराब, मतलब बिना लाइसेंस के, बिना सेफ्टी चेक के, सस्ते और खतरनाक केमिकल्स की सहायता से जो शराब बनाई जाती है ना, उसे बोलते हैं इलीगल, इलिसिट लिकर। अब बनाई कैसे जाती है, ये क्या क्या यूज किया जाता है? देखो, अलग अलग जगहों पे ना इलीगल शराब बनाने के लिए ना अलग अलग चीज़ों का यूज किया जाता है। जैसे कई जगह पे बैटरी एसिड का यूज किया जाता है, मिथनॉल। आप पूछोगे सर ये मिथनॉल क्या होता है? मिथनॉल एक देखो इंडस्ट्रियल सोलवेंट है। मिथनॉल और इथनॉल, इथनॉल होता है पीने वाली शराब जो आमतौर पे लोग पीते हैं, होता दोनों में अल्कोहल है। मिथनॉल और इथनॉल का स्ट्रक्चर भी सेम सा है, लेकिन मिथनॉल पीने लायक नहीं होता, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है लेकिन सस्ता है। तो इसे बूटलेगर जो होते हैं, बूटलेगर मतलब अवैध शराब का धंधा करने वाले, वो बूटलेगर ना मिथनॉल का यूज कर लेते हैं शराब बनाने के लिए, जबकि ये इंडस्ट्री में यूज होने वाला केमिकल है। बूटलेगर्स को यानी अवैध शराब का धंधा करने वाले को लगता है कि मिथनॉल और इथनॉल दोनों का स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, इथनॉल को लोग पीते हैं, महंगी शराब में ये मिलता है, हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं और इससे ये भी पीने लायक बन जाएगा। लेकिन देखो रेशो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से, रेशो गलत होने की वजह से जो ये नकली शराब बनती है ना, उसमें मिथनॉल का जो कंटेंट है हैवी रह जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। समझ गए ना? मतलब मिथनॉल क्या है, फिर से बोल दूं, इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, पेंट्स, केमिकल्स, फ्यूल्स बनाने में यूज होता है, और कई सारे स्टेट्स में तो ये क्लास बी का पॉइजन है, जहर माना जाता है कई सारे राज्यों में इसे। बट चूंकि ये इथनॉल से सस्ता होता है, पीने लायक नहीं होता लेकिन इथनॉल से सस्ता होता है, तो नकली शराब बनाने वाले इसको शराब में यूज करने की कोशिश करते हैं। और पीते कौन है? पीते कौन है? गरीब लोग पीते हैं, डेली वेजर्स, गरीब लोग जो महंगी शराब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 30 रुपए की उन्हें दारू पीती मिलती है, वो पी जाते हैं नशा करने के लिए, और कीमत चुकानी पड़ती है, या तो परमानेंट अंधे हो गए, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर जान चली गई। 10 ml मिथनॉल इजिकल टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, और 30 ml मिथनॉल इजिकल टू डेथ। लेकिन देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये जो बूटलेगर होते हैं, इनके पास में मिथनॉल आता कहाँ से है? या तो देखो जिनके पास में लाइसेंस है मिथलोन वगैरह सप्लाई करने का, बनाने का, वो लोग ब्लैक में कुछ बेच देते हैं। मतलब वैसे देखो मिथनॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, सप्लायर बेचता है, तो उसकी प्रॉपर पेपर वर्क होता है, लिखा पड़ी होती है कि किसने किसको कितना मिथनॉल दिया, कहाँ पे पहुंचा। लेकिन ट्रांसपोर्ट में कई बार चोरी हो जाता है, कई बार सप्लायर खुद ही ब्लैक में बेच देता है, पेपर में दर्ज नहीं करता। तो कैसे न कैसे करके बूटलेगर सस्ता मिथनॉल हासिल कर लेते हैं और उसको डाइल्यूट करके इथनॉल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि पी के नशा हो जाए और शरीर को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अनाड़ी लोग होते हैं, रेशो डाइल्यूट कर नहीं पाते, लोगों की बहुमूल्य जानें चली जाती हैं। अब राइटर एक बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो पूरा इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। लोकल पॉलिटिशियन जो ऐसे बूटलेगर्स को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का भी हिस्सा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं। पुलिस जो आंख बंद करके बैठ जाती है और एक्शन नहीं लेती, इन लोगों से रिश्वत लेती रहती है। इसके अलावा मिथनॉल डीलर्स जो मिथनॉल को गलत तरीके से ब्लैक मार्केट में बूटलेगर्स को बेच देते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो ट्रांसफर के डर से बिल्कुल चुप करके बैठे रहते हैं और टाइमली एक्शन नहीं लेते। पूरा का पूरा इकोसिस्टम दोषी है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है गरीब लोगों को। ये देखो एक क्लासिक केस है रेगुलेटरी फेलियर और करप्शन का। अभी पंजाब के केस में, पंजाब में अमृतसर में ये केस सामने आया है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस बार पंजाब में सामने आया है। वैसे देखो अलग अलग जगह पे सामने आता रहता है, कभी मुंबई में, कभी बिहार में। मुंबई में ये केस सामने आया था 2015 में। एक जगह का नाम था, जगह का नाम ये देखो मालवानी। 104 लोगों की डेथ हुई थी। 9 साल तक ट्रायल चला, लेकिन 14 में से 4 जो एक्यूज थे उनको रिहा कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी, और कोई
पॉइजन एक्ट के चार्जेस नहीं लगे, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी वीक हुई, एविडेंस मिस कर दिए गए, तो सोच के देखो इतने बड़े हादसे पे कोई इतना बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया, तो डेटरेंस ही नहीं है, लोगों को डर ही नहीं लगता है। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि जिन लोगों को बाइज्जत बरी किया गया, इन लोगों ने फिर से नकली शराब बनाना स्टार्ट कर दिया हो। ला देखो है, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। ला तो देखो काफी सारे हैं, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये रला आईपीसी तो गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, पॉइजन एक्ट है, स्टेट एक्साइज एक्ट है, और इवन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज होता है बूटलेगर के अगेंस्ट, और कई बार तो एनडीपीएस एक्ट भी लागू होता है यहां पे। बट प्रॉब्लम यही है, कन्विक्शंस नहीं है। अब इसके बाद राइटर सजेशंस देते हैं। राइटर बोलते हैं मिथनॉल का जो ट्रांसपोर्ट है वो इंटरस्टेट होता है। फॉर एग्जांपल मिथनॉल गुजरात में बनता है, पंजाब, यूपी, बिहार, इन सब राज्यों में जाता है। तो देखो एक नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि पूरी तरह से जीपीएस ट्रैकिंग हो और मिथनॉल की जो सप्लाई है वो और ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में हो, ताकि इस प्रकार के हादसों को अवॉइड किया जा सके। मतलब समझ गए, राइटर बोलते हैं सेंट्रल फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है ताकि मिथनॉल के ट्रांसपोर्ट को और बेहतर ढंग से रेगुलेट किया जा सके और मिथनॉल वगैरह की चोरी ना हो ट्रांसपोर्ट में। फिर अलग अलग राज्यों में जो पॉइजन एक्ट है वो अप्लाई किया जाए। अगर कोई मिथनॉल चोरी करता है, उससे खेलता है, तो मतलब नकली शराब में उसका यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर राइटर देखो ये बोलते हैं कि देखो मेन रूट काज क्या है, गरीबी की वजह से लोग 30-30 रुपए की दारू पीने लगते हैं। तो लोगों को देखो लॉन्ग टर्म में रोजगार देना जरूरी है, एजुकेशन दो ताकि उनमें अवेयरनेस फैले कि कितनी घटिया चीज़ आप पी रहे हो, इससे शरीर को क्या नुकसान होगा। एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सब को इन्वॉल्व करके नशा मुक्ति प्रोग्राम को और ज़्यादा स्प्रेड करो, और गवर्नेंस को भी अकाउंटेबल बनाओ। पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस की मदद के बिना ये सब काम हो ही नहीं सकते। जो पॉलिटिशियन हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो पूरा इकोसिस्टम इंप्रूव करना होगा। मतलब समझ गए, ये जो कहानी है ना, ये गरीबी की कहानी है, ये बेहाल गवर्नेंस की कहानी है और बिक चुके सिस्टम की कहानी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने देखो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था जिसमें एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है कि गवर्नर को 3 महीने में फैसला लेना है और उसके बाद में रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, तो 1 महीने में जवाब देना है। अगर नहीं देंगे राष्ट्रपति और गवर्नर तय टाइम लिमिट में अपना फैसला, तो फिर अपने आप जो बिल है वो लॉ बन जाएगा। तो अब इस इशू को ना काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था। कुछ लोगों ने बोला ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैसा ऐसा वर्डिक्ट दे सकता है आर्टिकल 142 के तहत। इवन वाइस प्रेसिडेंट ने इसे न्यूक्लियर मिसाइल बोल दिया। कुछ लोगों ने बोला कि सिर्फ 2 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया, गलत है। और क्रिटिसिज्म इसलिए भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ना संविधान ही लिख दिया गया है। आर्टिकल 361 के तहत जो इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नर और राष्ट्रपति को, उसका वायलेशन हुआ है। गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशन है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी क्रिटिसिज्म हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया। तो अब प्रेसिडेंट ने ना आर्टिकल 143 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर राय देने के लिए। 14 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये सारे 14 क्वेश्चन हैं जो पूछे हैं राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे रिप्लाई करें या ना करें, लेकिन ज़्यादा चांसेस है रिप्लाई करेंगे और 5 जजेस की बेंच गठित होगी। वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन लीगल और मोरल वेटेज होता है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है। अब आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल हमने इलिसिट लीकर जो है उससे संबंधित डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि बार बार ना हुज ट्रेजेडीज होती रहती हैं। कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में नाम बदल जाता है स्टेट का, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की डेथ तो होती रहती है। अभी पंजाब में हुई है, अमृतसर में 20-21 लोगों की जान चली गई। होता क्या है, नकली शराब बनाने वाले जो है ना वो इथेनॉल के बजाय मिथनॉल का यूज़ करते हैं। मिथनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, सस्ता है, इसलिए यूज़ करते हैं। वैसे इसकी सप्लाई रेगुलेटेड होती है, लेकिन बूटलेगर जो हैं वो ब्लैक मार्केट से ले लेते हैं। कई बार ट्रांसपोर्ट में चोरी हो जाता है, मिल ही जाता है बूटलेगर्स को, और सस्ता होता है, इसलिए इसको डाइल्यूट करके वो इथेनॉल की तरह बेचने की कोशिश करते हैं।
राइटर बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम दोषी होता है, इसके लिए करप्ट डीलर्स जो ब्लैक में बेच देते हैं, बूटलेगर्स, पुलिस, पॉलिटिशियन, पूरा इकोसिस्टम दोषी होता है। और लॉ है वैसे, पॉइजन एक्ट है, स्टेट एक्साइज एक्ट है, एनपीडीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट भी लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगता है, लेकिन दिक्कत यह कन्विक्शन नहीं होता। जैसे मुंबई में 2015 का मालवानी केस, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ। पॉलिसी गैप्स हैं। तो राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो मिथनॉल के ट्रांसपोर्ट को सेंट्रल फ्रेमवर्क के तहत ना रेगुलेट करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में गरीबी की वजह से लोग नकली शराब पीते हैं, इसे एड्रेस करो, एम्प्लॉयमेंट दो, इसके अलावा अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ ये नकली शराब पीना कितना नुकसानदायक है, एनजीओज वगैरह को इन्वॉल्व करो डी एडिक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। कल नहीं, अब तो मंडे को मिलेंगे। मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।